क्या होता है कि आप डरे हुए हैं, इसलिए केस को कानून के हिसाब से लड़ना नहीं चाहते। किसी वकील ने कह दिया पत्नी है तो पेमेंट देना पड़ेगा, अगर आपने शादी की है तो पेमेंट देना पड़ेगा। अब यहां न्याय की बात नहीं की जाती है, अन्याय को न्याय बनाने की कोशिश की जाती है। तो इस तरह की बकवास बातों के अंदर फंसकर आप मेंटेनेंस देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको लगता है कि पत्नी की सुनी जाएगी, बाकी कुछ होगा नहीं, कानून तो कुएं में गिर गया आपके हिसाब से। और अगर आप इस बात को समझेंगे नहीं कि कानून के हिसाब से ही सारे फैसले होते हैं, आप कई लोग नीचे आके बड़ा शोर मचाते हैं कमेंट सेक्शन में, जजमेंट दीजिए वो दीजिए। अरे साहब, जजमेंट भी कानून की परिभाषा को ही बढ़िया तरीके से परिभाषित करने का काम करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मगर कानून अगर बिना जजमेंट के भी समझ में आ रहा है तो फिर समझ लीजिए आपको जजमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कानून समझ लीजिए, क्योंकि कानून की परिभाषा को ढंग से लागू करने या उसे नहीं लागू होने पर परिभाषित करने का काम करता है जजमेंट सिर्फ। और कानून की परिभाषा में जो घुस गया उससे ज्यादा बेटर रिजल्ट कोई नहीं निकाल सकता। 125 सीआरपीसी हो, 24 हो, एचएमए या फिर डीवी का केस हो, चाहे कुछ भी हो, एक बात ध्यान रखिए, आप बेवकूफी भरा केस लड़ रहे हैं। और सुनकर मेरी ऑडियंस होकर अगर आपको लगता है कि मैंने आपका सम्मान कम कर दिया है, तो मैं तकलीफ देना चाहता हूं आपको कि आप गलत केस लड़ रहे हैं, गलत तरीके से केस लड़ रहे हैं। जब इस वीडियो को देखेंगे ना तो आज आपको समझ में आएगा गलती कहां होती है। तुरंत कोर्ट ने आदेश किया, आप गिरफ्तारी और रिकवरी वारंट के डर से सारी गलतियां करना शुरू कर देते हैं। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं एजुकेटेड बनिए। ये अन्याय है, इसके खिलाफ एक मिशन है हमारे कोर्सेज। ये आपको वो नॉलेज देने की कोशिश करते हैं जिसके लिए अक्सर आपको मिसगाइड किया जाता है, गलत तरीके से आपको केस लड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। हम ऐसा नहीं करते हैं, हम सही ट्रैक पर आपको लाते हैं और आपको सही चीज सही रास्ते पर लाकर रिजल्ट की तरफ बढ़ाते हैं। इसलिए कम टाइम लगता है, कम पैसे लगते हैं और रिजल्ट तुरंत आता है। आपसे पहले जितने लोगों ने ज्वाइन किया है ना, वो मजबूत है, कॉन्फिडेंट है और स्ट्रांग तरीके से अपने केस को लड़ रहे हैं। आप अभी तक इधर उधर सॉल्यूशन ढूंढते फिर रहे हैं, उन्हें रोज जिस सिचुएशन में वो फंसते हैं वहीं तुरंत सॉल्यूशन मिल जाता है हमारे कोर्सेज। अगर आप भी इस वक्त कोर्सेज का हिस्सा बनना चाहते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल लीजिए और तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। आप किसी कानूनी समस्या में समाधान चाहते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें डिटेल ले लीजिए और उसके बाद दिए हुए टाइम पर मेरा कॉल आएगा, बात होगी आपसे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सैफ, लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जो बात मैं आज बता रहा हूं ये वहीं के वहीं लिखी हुई है। जैसे मेरा वीडियो खत्म हो, तुरंत ऑनलाइन या आपके पास सीआरपीसी की कोई किताब पढ़ी हो, तुरंत 125 को जाके पढ़ लीजिए, क्योंकि एचएमए 24 में भी एग्जीक्यूशन मॉडल 125 में लगता है। एग्जीक्यूशन मॉडल डोमेस्टिक वायलेंस का भी 125 में लगता है। वैसे लगता नहीं है क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस के लिए तो प्रोविजन ही अलग है, वहां मौद्रिक राहत दी जाती है और वहां भी मेंटेनेंस लगा दिया जाता है। वो गलत है, वो कभी और इस पे वीडियो बनाएंगे। मुद्दे की बात करते हैं। देखिए ऐसा है, 125 3 पढ़ लीजिएगा आज और उसके बाद 4 और 5 भी पढ़ लीजिएगा। पहले 125 को समझते हैं। 125 में क्या है, ऊपरी बातें जब आप शुरुआत पढ़ते हैं तो पढ़ते लगता है तो हमारे खिलाफ है, अब आगे पढ़ने से फायदा क्या है, बस यही गलती कर देते हैं। जैसे ही नीचे जाते हैं, लास्ट के 2 पैराग्राफ्स में सिर्फ आपके लिए सॉल्यूशन लिखा हुआ है। देखिए ऐसा है, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर मजिस्ट्रेट साहब के ऑर्डर के बाद भी कोई व्यक्ति मेंटेनेंस देने में आनाकानी कर रहा है या नहीं देता है या टाइम लगाता है, तो ऐसे हालत में उसके खिलाफ तुरंत रिकवरी वारंट निकाल दिए जाते हैं। और रिकवरी वारंट में भी रिकवरी नहीं होती है तो फिर उसके खिलाफ मजिस्ट्रेट साहब को गिरफ्तारी वारंट निकालने के भी राइट है। इसके बीच में भी एक झोल है जिसको मैं कई बार अपने 2-3 वीडियोस में बता चुका हूं कि 421 सीआरपीसी के वहां कंप्लायंसेस फॉलो होने होते हैं। वो अलग बात है कि रिकवरी वारंट जहां कलेक्टर को निकालना है वहां मजिस्ट्रेट साहब ही निकाल देते हैं या जज साहब निकाल देते हैं, जो दोनों के पास ये राइट नहीं है। पर हमारी बात इससे थोड़ा और आगे जाती है। वो ये है कि उसमें ये जरूरी है कि आपकी पत्नी अगर 125 3 को 4 और 5 के साथ पढ़े तो आपकी पत्नी 2 बातें जरूर साबित करेगी। क्या? कि वो या तो ये बताए, कोर्ट को पूरी तरह संतुष्ट करे कि वो जारता की स्थिति में नहीं रह रही है और वो आपको किसी भी तरह से आपकी सहमति से या आपसी सहमति से अलग नहीं रह रही है, या फिर बिना किसी युक्ति कारण के नहीं रह रही है। यानी कि वो ये नहीं कह सकती कि मुझे मेरे पति से जान का खतरा है, इतना कहने से काम नहीं चलता है, ये उसे साबित करना पड़ेगा, ये युक्त कारण उसे देना पड़ेगा, तभी मजिस्ट्रेट साहब ये रिकवरी वारंट निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं। दिक्कत यह है कि उस फर्स्ट पैराग्राफ को ही, जो सबसेक्शन 3 है, उसके फर्स्ट पैराग्राफ को ही इंफेसिस देते हैं वकील साहब भी और कोर्ट में जज साहब भी, मजिस्ट्रेट साहब भी। पर उसके बाकी के जो 2 पैराग्राफ हैं
सबसेक्शन 3 के, वो उस पूरी कंडीशन को पूरा करते हैं और वो ये कहते हैं कि पत्नी जब पूरी तरह से ये बात तय करवा देती है कि हाँ मेरे पास पर्याप्त कारण है और कोर्ट इस बात से संतुष्ट हो जाती है, तभी मेंटेनेंस और उसकी रिकवरी निकाल सकती है। मेंटेनेंस भी तभी लग सकता है और रिकवरी भी तभी लगा सकती है। इसके लिए ही मैं 4 और 5 की बात कर रहा हूं। या तो ये दोनों कंडीशन, तीनों कंडीशन पति के ऊपर लागू होती हो कि वो जारता में हो यानी अडल्ट्री में हो, या फिर बिना किसी कारण के अपनी पत्नी को छोड़ के बैठा हो, या फिर दोनों में आपसी सहमति से अलग रहने की बात हो गई हो। इसी बात को 4 में कहा गया है। 4 में ये कहते हैं कि अगर पति ये साबित कर देता है पत्नी के लिए कि वो अडल्ट्री में है या बिना किसी कारण के रह रही है या फिर वो जो है आपसी सहमति से रह रही है, तो भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। मगर यहां पर 3 में भी एक बात कही गई है। अगर पति, जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें कही गई है कि पति अगर ये कंडीशन रख दे कोर्ट के सामने कि हाँ मैं अपनी बीवी को रखना चाहता हूं, मैं तो इंटरेस्टेड हूं, मगर वो कारण बता दे कि उसने मुझ पर केस क्यों लगाया है, या तो वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर दे। और अगर पति ने सेक्शन 9 लगा रखा है या यूं ही कह दे कोर्ट के अंदर कि मैं अपनी बीवी को रखना चाहता हूं, पर वो संतुष्ट कर दे कोर्ट को, जो बीवी है, कि हाँ मेरे पति ने कुछ गलती की है इसलिए मैं इसके साथ नहीं रह सकती, जान का खतरा क्यों है इसलिए बता दे, या नहीं रहने का साथ कारण क्या है ये बता दे, तो फिर वो मेंटेनेंस लेने की हकदार हो जाती है। वैसे एक कायदा ये भी है कि वो घर में रहकर भी मेंटेनेंस ले सकती है। तो अगर उसको घर से बाहर रहना है तो कारण फिर बताना ही पड़ेगा और जरूर बताना पड़ेगा। यानी सिर्फ उसके मेयर स्टेटमेंट आधार पे जो ये 2-4 लाइन लिख के 125(3) का एग्जीक्यूशन मॉडल लगा दिया जाता है, बिल्कुल गलत है। यानी रिकवरी के लिए जो एग्जीक्यूशन लगाया जाता है बिल्कुल गलत है। इसकी एवज में 2-4 लाइनें नहीं लिखनी है, सबूत देने हैं और प्रॉपर एविडेंस बताना है कि हम इसलिए अलग रह रहे हैं और हमारा ये कारण है और ये हमारे सबूत रहे। अन्यथा पत्नी उस एग्जीक्यूशन को आप आसानी से खारिज करा सकते हैं। अब ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इसमें 4-5 स्टेप लगते हैं। तो या तो आप मुझसे कंसल्टेंसी लेके बात कर सकते हैं, तो हमारे कोर्स होल्डर्स को तो हम ये सॉल्यूशन बता ही रहे हैं, तो आप भी जान सकते हैं इस तरीके से। पर एक वीडियो में इसको पूरी को संरचना को बनाकर लाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि कई कई जगह पर कुछ लोगों के केसेस की कंडीशंस अलग अलग हो जाती हैं। तो उनकी कंडीशन क्या कहती है, या तो लड़की पहले से कुछ ऐसी गड़बड़ करके बैठी है केस के अंदर की जिससे हमें पता लग जाता है कि हम खुद ही साबित कर देंगे वो गड़बड़ है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमें उससे निकलवानी पड़ती है बात। तो और इसके अलावा भी 4-5 कंडीशंस बनती हैं, तो वो कंडीशन टू कंडीशन वेरी करती है केसेस के हिसाब से। तो मेंटेनेंस किसी भी हालत में आपकी बीवी नहीं ले सकती। कम से कम एग्जीक्यूशन लगाने का मतलब ये कभी नहीं होता है कि उसको मेंटेनेंस दिलाना ही पड़ेगा कोर्ट को, चाहे कोर्ट ने आदेश कर दिया हो तब भी मेंटेनेंस देने का। तो यानी कि आपकी पत्नी कभी भी आपसे मेंटेनेंस नहीं ले सकती और रिकवरी तो बिल्कुल नहीं कर सकता कोर्ट आपसे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जाते जाते कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा अब भी मन है क्या मेंटेनेंस देने का। और अगर नहीं देने का है तो प्रॉपर तरीके से कानून को जाके पढ़िएगा इस वीडियो के खत्म होते ही। थैंक यू।